हमारा 2D देखो, टू डायमेंशनल मोशन। अब इसमें एक तो ये कंपलसरी ध्यान रखना कि 1D मोशन में तो आपका चल गया, बिना वेक्टर भी काम चल गया। अब 2D में बिना वेक्टर के काम नहीं चलेगा, लिटरली आई से यू, क्योंकि सारा जो टू डायमेंशन का मतलब मोशन इन प्लेन हो गया ये। मोशन इन प्लेन एनसीईआरटी में ये चैप्टर अलग ही नाम से दिया है, मोशन इन प्लेन के नाम से, मोशन इन प्लेन। और हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर, मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्शंस 3 डायरेक्शन बताई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3 प्लेन्स बताए थे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। 3 एक्सिस हैं, 3 प्लेन है। तो अब जो हम पढ़ रहे थे पहले डायरेक्शंस में, ये 1D मोशन था, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। अब क्या पढ़ेंगे प्लेन्स में मोशन, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में। ये मोशन देखने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेमेटिक्स का। देखो, और एक होता है स्पेस, और स्पेस में क्या होती है 3D मोशन। तो अभी अपन स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं कि मोशन प्लेन कैसे अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं आज इसको। है वही, वो साफ करने का पड़ा, ये फाड़ना है इसको। अभी नहीं मिल रहे ना, देखो सपोज ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया। अभी यहाँ पर जेड एक्सिस कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं अपन। सपोज एक पार्टिकल इस पॉइंट पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x1 y1 का मतलब क्या हो गया, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा y1। अब इसमें आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ, या तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर लगाओ तो क्या आएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू r1। कहीं बोलूंगा x1 i कैप y1 j कैप इज इक्वल टू r1। ठीक है, तो a का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 8 टाइम t1 मान लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ a
ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। सपोज किसी टाइम t2 पर पार्टिकल इस जगह पर गई, इसको b पोजीशन मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। b से x और y एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा हमारा x2, यहां से यहां तक कितना है y2, ठीक है, x2 ये y2 तो ये भी y2, तो पोजीशन वेक्टर b का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ा था मुझसे, वहां पर मैंने बता दिया था उस समय भी कि प्लेन में किस तरह से पोजीशन वेक्टर बनते हैं। ये ए का पोजीशन वेक्टर r1, बी का पोजीशन वेक्टर r2, और ए और बी को अगर मैं मिला दूं तो इसको बोलेंगे अपन डेल्टा आर। अभी डेल्टा आर कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप ध्यान से देखो। हम यहां ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहां इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूं मैं, देखो तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा डेल्टा वाई, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर। ठीक है, तो ये भी लिख सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2। अगर यहां ट्रायंगल में देखो r1 और डेल्टा आर दोनों सेम सेंस में है और r2 क्या है अपोजिट सेंस में, तो कैसे लिख सकते हो इसको, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। डायग्राम ठीक से देखो, ध्यान से देखो, यहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही होंगी आपको। नंबर वन, ये इसका ए का पोजीशन वेक्टर r1 है, बी का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाएं इसमें, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे इस ट्रायंगल में ओ ए बी में, तो r1 और डेल्टा आर दोनों सेम सेंस में, तो यूं लिख सकते हैं अपन r1 प्लस डेल्टा आर, और ये अपोजिट सेंस में कौन है r2, ये r2 ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं r2, तब भी डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r2 माइनस r1। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखो, यहां से भी दिख रहा है हमें कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आर, और यहां से भी ये आएगा r2 रखो r1 रखो, डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 इज व्हाट x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर दोनों पोजीशन वेक्टर रखता हूं तो ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, या डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये डेल्टा आर। ये यहां से अपन ने इस तरीके से निकाला, डायरेक्ट डायग्राम भी बता रहा है कि डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में तो जे कैप, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 भी लिख सकते हैं। इसी ट्राइंगल से अगर मैं यहां देखूं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नोट करो यहां तक पहले। आराम से नोट करो। अब आपको पूरी मोशन इन प्लेन हाथों हाथ ऑनलाइन भी है तो नोट करनी है। वैसे 6 बजे से मंडे से मैं ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूं। जो ऑफलाइन आ सकता है ऑफलाइन आ जाए, जो ऑनलाइन पढ़ सकता है ऑनलाइन पढ़ ले। सर टाइम क्या है? मॉर्निंग 6 o'clock। बाद में आपके स्कूल की क्लासेस चालू हो जाती होगी ना। सर छत्रपति चौक में ही। हाँ,
और बाबा नगर की कब स्टार्ट करेंगे? बेटा बाबा नगर में भी अलाउ नहीं है ना, वहां एक भी क्लास चालू हो जाएगी तो अपना सेंटर तो खुल गया, वहां ऑफिस तो खुल गया, लेकिन वहां पर क्लास अभी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक और ऑप्शन है यहाँ पर, जो गणेश नगर भी आ सकते हो, गणेश नगर भी एक है हमारा, मेरा घर है वहां पर भी आ सकते हो। तो देखते हैं, मैं कल सबके पेरेंट्स से बात करूंगा, आज रात को या कल सुबह, और कोशिश करो कि कल एक बार कम से कम मेरे ऑफिस में सब अपने अपने पेरेंट्स को लेके मिलने आओ। तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा अभी, क्योंकि कोई बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो एक एक बार मैं भी बात करना चाहता हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, तो सारी चीजें सिंक हो जाए। नोट करो बेटा, सब नोट करो, डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। वापस देखो ध्यान से, देखो ओ ए बी, इनको मार्किंग करता हूं, और समझो, ध्यान से समझो इसको, क्योंकि इसी के ऊपर सारा बेस्ड रहेगा। सी, ये डी ले लो, ये ई ले लो, और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहां ले लो कुछ भी, डी, ये बी सी डी ई एफ ले लो, ठीक है। देखो यही सारे रिजल्ट्स सब। कहानी क्या है कि ए पर, ये कोई T1 टाइम पर पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ध्यान से समझो, किसी टाइम T1 पर पार्टिकल कहां पर है? ए पर है, और ए की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R1, राइट। बेटा दिस R1 कैन बी रिटर्न, देखो ये x1 है, कहां से कहां तक? O से लेकर C तक, C से लेकर के A तक क्या है? y1, ठीक है। तो क्या इस ट्राइंगल में AOC में, ट्राइंगल AOC, अगर इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाऊं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है? इफ टू वेक्टर्स represent the two consecutive sides of a triangle, the resultant vector is given by the third side in opposite sense। ये सेंस देखो यहां पर, O से C तक सेम सेंस में है, C से लेकर A तक भी उसी सेंस में, जिस सेंस में ये एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा? R1। तो ट्राइंगल AOC में क्या लिख सकता हूं मैं कि R1 इज इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस y1 वेक्टर। यहां वेक्टर लगा दिया, वेक्टर को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? x1 ik प्लस y1 jk। देखो जो रिजल्ट यहां से आया है वही रिजल्ट यहां पर भी है कि R1 इज इक्वल टू x1 ik प्लस y1 jk। सिमिलरली किसी टाइम T2 पर, किसी टाइम T2 पर उसकी पोजीशन B है, और इस B की O के रेस्पेक्ट में पोजीशन कितनी है हमारी? R2, ठीक है। अब यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो B से x एक्सिस पर, तो ये पूरा कितना है बेटा हमारा? x2, ये कितना है पूरा? y2, तो ये क्या हो जाएगा? R2। अगर सेंस देखें अपन तो क्या लिखेंगे इसको कि R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 ik प्लस y2 jk। अगर वेक्टर लगाना है तो x2 का भी वेक्टर प्लस y2 का वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, दूसरी पोजीशन होगी। तीसरा पार्ट देखो फिर इसका कि ए से लेकर के बी तक कितना हो जाएगा? डेल्टा आर। मैंने यहां पर तो बोल दिया कि डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। किस बेस पर बोला? कि डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो मैंने डेफिनेशन से बोल दिया। डायग्राम में अगर अपन देखें, देखो डायग्राम में देखो कि यहां से लेकर यहां तक कितना है? x2, तो ये भी कितना हो जाएगा? पूरा x2। इसमें से इस x1 को अगर मैं हटा दूं तो ये जो पोजीशन है ये क्या बचा हमारे पास? x2 माइनस x1 या डेल्टा x। क्लियर? इसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक पूरा कितना है? y2। यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये y1। तो इस पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा तो ये डेल्टा y क्या होगा? y2 माइनस y1। तो अब जो ट्राइंगल दिख रहा है अपन को बी ए, क्या नाम था यहां पर? डी। तो इस BAD ट्राइंगल में क्या दिख रहा है अपन को कि डेल्टा x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा r, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B।
ए बी जो वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो ये तो मैंने पोजीशन निकाल दिया, इसको और फील लेने की कोशिश करो, और तरीके से समझाता हूं। देखो और तरीका सीखो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी प्लेन में मोशन देखनी है, किसी प्लेन में अगर आपको मोशन देखनी है, प्लेन का मतलब वो नहीं एरोप्लेन, प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। दोबारा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अच्छा भाई, अब इस एक्स वाई प्लेन में अगर आपको किसी पार्टिकल की मोशन देखनी है, अब वो किसी भी पाथ पर मूव कर सकता है। देखो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, नहीं ये कर्वीलिनियर मोशन भी हो सकती है। तो जब भी कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है, तो इसका मतलब 1D मोशन नहीं है। और समझो, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये मान लो ये कोई टॉय कार है, ये एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये 1D मोशन होगी। समझ आएगी बात। अगर कोई पार्टिकल है, किसी स्टोन को अपन ने ऊपर थ्रो किया और ये ऐसे मोशन कर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। किसी भी समय इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर चाहिए, मान लो ये कार थोड़ी देर बाद यहां पर है किसी टाइम टी पर, तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और इसको बोलूंगा मैं 1D। समझ आएगी बात। इसी तरह से मान लो ये स्टोन अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है वाई एक्सिस पर, किसी समय मुझे इसका पोजीशन चाहिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि R2 इज इक्वल टू वाई जे केप। अगर मोशन अलोंग वन एक्सिस है तो 1D मोशन है, बार बार समझा रहा हूं, मोशन अलोंग वन एक्सिस है तो 1D मोशन है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो जेड एक्सिस के अलोंग हो। जेड एक्सिस क्या हो सकता है, वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड, दो तरीके से देख सकते हो आप। लेकिन अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मोशन नहीं कर रहा है, या वाई एक्सिस पर मोशन नहीं कर रहा है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल मोशन नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस की पैरेलल मोशन नहीं कर रहा है, तो फिर वो 1D मोशन नहीं हो सकती। तो मैंने एक अलग से डेफिनेशन बनाई हुई है, क्या बोला था मैंने 1D के लिए कि इफ ए पार्टिकल मूव्स सच दैट एट एनी इंस्टेंट its position is given from the origin along to the one axis, then that is known as one dimensional motion। वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर मोशन है तो वो 1D होगी, अदरवाइज 2D होगी। वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, तो क्या बोलेंगे अपन 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन, या इनके पैरेलल हो तब भी क्या बोलेंगे 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में है, देखो 1D के एग्जांपल क्या हो गए, कोई ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, ठीक है, या कोई वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन होगी, बस होगी, हवाई जहाज भी अगर मान लो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको भी आप 1D मोशन ही बोलोगे, 3D मोशन बोलने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो भी कौन सी मोशन करता है, 1D मोशन करता है, वन डायरेक्शनल मोशन करता है, दो पॉइंट के बीच में। आप देखो कभी मैप देखोगे तो उसमें सीधा स्ट्रेट लाइन बताते हैं वो। अब देखो, अब हमने क्या किया कि फर्श पर, फ्लोर पर एक इंसेक्ट छोड़ दिया। फ्लोर पर अगर मैं कोई इंसेक्ट छोड़ दूं फ्लोर में, अब इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है। कोई कॉकरोच है, वो कॉकरोच तो इसमें कहीं भी घूमेगा ना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो यहां पर फिर मैं क्या बोलूंगा कि इफ ए पार्टिकल मूव सच दैट एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू मिनिमम टू एक्सिस,
then the motion of the particle is known as 2D motion. अगर आपको क्या करना पड़े, टू एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन बतानी पड़ रही है, इसका मतलब वो 2D मोशन है। जैसे अभी मैंने बताया था, मान लो किसी समय पर कोई पार्टिकल इस जगह पर है, अब ये पॉइंट न तो एक्स एक्सिस पर है न वाई एक्सिस पर है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि सर हाँ ये एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर होगा। तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्योंकि आप टू एक्सिस के रेस्पेक्ट में बता रहे हो, इसका मतलब ये कौन सा मोशन कर रहा है, 2D मोशन कर रहा है। ठीक है, एक बार ऐसे ही लल्लू जैसा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, लेकिन कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया। जैसे मान लो मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू 2i कैप, कौन सी मोशन है, 1D मोशन। v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई मुझे बता सकता है कौन सी मोशन है, 1D मोशन है 2D मोशन है, बताइए कोई टाइप करके। मैंने लिखा v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कौन सा मोशन है, 1D या 2D है। और अगर मैं लिख दूं v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कौन सी मोशन है, 1D है 2D है 3D है, कृष्णा कौन सी मोशन है। जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आता है, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कोई बता नहीं रहा है। ये 1D है, ये भी 1D है, ये भी 1D है, तीनों ये जो ये आई जे केप आने का मतलब ये नहीं हुआ कि 3D मोशन हो गई। हाँ बिल्कुल, ये 1D मोशन है, क्योंकि जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे v का, तो यहाँ क्या लिखोगे 2, इस v का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16 29 रूट ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड। ये भी 1D है, ये भी 1D है और ये भी 1D है, केवल आई केप आ गया, 2i के प्लस जे केप आ गया, 2i के 3j के 4k का, इसका मतलब नहीं कि ये 3D मोशन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड अपन लेंगे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, v13 आ गया, v रूट 9 आ गया। ठीक है, ये 1D मोशन है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस पॉइंट के लिए कि ये r है, ये x है, y है, r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये 2D मोशन है, ये पोजीशन वेक्टर है, समझाई बात। तो इस तरह से हमारे पास अभी अपन एक 2D मोशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया कि डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी देखो, डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जे कैप। करेक्ट, देखो ये है वेलोसिटी, लेकिन एवरेज। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो सीधा वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी भी यहाँ पर दो तरह की होगी, एक तो एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा, और दूसरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने कहा था इस लेवल पर मोशन इन प्लेन तक आते आते आप लोगों को वेक्टर भी आने चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आने चाहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर किसी स्टूडेंट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कमजोर है या वेक्टर कमजोर है तो वो मुझसे अलग से क्लास ले, मुझे बताए, तो बाद में कहोगे सर समझ नहीं आया। वो समझ केवल 3 मैथमेटिक्स की वजह से नहीं आएगा। ध्यान से देखो, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये है वेलोसिटी एवरेज।
इस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को क्या बोलूंगा मैं, वी एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे के। अब इसको बोलेंगे हम वी, ये क्या बन गया, डी आर बाई डी टी, यूं लिखता हूं चलो, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी जे कैप। करेक्ट, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी क्या आ जाएगा, वी वाई जे कैप। और अगर आपको v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये 2D मोशन है, नोट करो इसको पहले। अगर 3 to 4 सब लोग उसमें आ सकते हैं, 3 to 4 अगर ऑफलाइन में आ सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3 to 4 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला लूंगा मैं, इसीलिए सब बच्चों के पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। तो कल टाइम निकाल करके सब बच्चे सुन लें, अपने अपने पेरेंट्स को लेकर के मेरे ऑफिस में आ जाएं, या मुझे टाइम दे दे, मैं घर आ जाऊंगा, क्योंकि आगे हम प्रोसेस करेंगे तो हमें बात करनी है, और मैं भी जानना चाहता हूं कि किस बच्चे को किस लेवल तक आया है, क्योंकि अगर मैकेनिक्स में अगर कहीं वीकनेस रह जाती है तो आगे फिजिक्स पढ़ना आसान नहीं है। मैकेनिक्स का कोई भी फंडामेंटल में अनक्लियर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसके लिए मुझे 4 बार पढ़ाना पड़े या 10 बार पढ़ाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैकेनिक्स के बेसिक फंडामेंटल, इसका मतलब कहां से कहां तक, यूनिट डायमेंशन एरर से लेकर के रोटेशनल मोशन तक, ये सब बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, सर्वेश का वेक्टर नहीं हुआ मुझे याद है, मैं यही जानना चाहता हूं सब बच्चे, मुझे कल मैं बात करूंगा सबसे, तो जिनका वेक्टर नहीं हुआ है अलग से क्लास शेड्यूल करूंगा वेक्टर की, जिनका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अब भी वीक है उनके लिए भी अलग क्लास शेड्यूल करूंगा। लेकिन अभी जो रनिंग शेड्यूल है इस क्लास का उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसमें अभी आगे बढ़ता जाएगा, अभी पीछे नहीं जाएगा। जैसे पहले अपन लॉज ऑफ मोशन तक चले गए थे, ऋषिकेश ने या कृष्णा ने और इसने परमेश ने भी काफी पढ़ लिया था आगे तक, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। लेकिन क्योंकि अब इसका सिलेबस आगे बढ़ाना है तो जैसे नए बच्चे आएंगे तो उनका एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मैं आगे लूंगा, अब इस बेच को पीछे बैक फॉरवर्ड में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस आगे बढ़ाना है। तो इसमें ये मैकेनिक्स आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। जिन बच्चों ने जो नहीं पढ़ा है पीछे का, वो सभी बच्चे अब एक्स्ट्रा क्लास लें, एक्स्ट्रा ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑफलाइन भी ले सकते हैं। एटलीस्ट कुछ 5-10 बच्चों तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5-10 बच्चे अगर आ भी जाएं ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहां दिक्कत है जहां पर 100-200 बच्चे इकट्ठे होते हैं, अपने पास है ही नहीं इतने, ठीक है। तो आज केवल इतना ही रिवाइज करें, कल जो नहीं आ सकते वो मुझे एड्रेस दे दें अपना, मैं घर आकर के बात कर लूंगा, जो आ सकते हैं मेरे ऑफिस आ जाएं टाइम लेके, ठीक है। कल बात करेंगे, परसों से अपन बिल्कुल उस वे में एक शुरू करेंगे कि कोरोना भी उसको इफेक्ट नहीं कर पाए, राइट। सो दैट्स इल फॉर टुडे।